चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल में गहरा उतरते हैं। हमारे सामने डैरेन हार्डी के विचारों पर आधारित कुछ स्रोत हैं और ये सब एक ही पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्यों कुछ लोग कमाल की सफलता हासिल करते हैं जबकि दूसरे, जिनके पास शायद उतनी प्रतिभा या मौके होते हैं, बस एक ही जगह अटके रह जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसका जवाब किसी लॉटरी टिकट या रातों रात मिलने वाली प्रसिद्धि में नहीं है। ये कहीं ज्यादा सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, स्रोत इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, यानी छोटे छोटे कामों का वो चक्रवृद्धि असर। सुनने में ये थोड़ा किताबी लगता है, पर असल में ये हमारी जिंदगी को चलाने वाला एक अदृश्य इंजन है। ये बिल्कुल फाइनेंस वाले कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही है ना? जैसे आपका छोटा सा निवेश धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ी रकम बन जाता है, वैसा ही हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, अच्छी या बुरी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिख देते हैं। तो आज हमारा मकसद इसी इंजन को खोल कर देखना है। हम ये समझेंगे कि रोज की दिनचर्या में किए गए मामूली बदलाव कैसे हमारे स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों पर एक बड़ा नाटकीय असर डाल सकते हैं। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये कंपाउंड इफेक्ट असल में काम कैसे करता है। स्रोत में एक बर्फ के गोले का उदाहरण है, जो पहाड़ी से लुढ़कते हुए शुरू तो छोटा सा होता है, हाँ, पर धीरे धीरे बड़ा और ताकतवर होता जाता है। हाँ, लेकिन एक और मजेदार उदाहरण है जो इसे और साफ करता है। सोचिए, आपको दो विकल्प दिए जाएं, या तो अभी 3 करोड़ रुपए ले लें या फिर एक ऐसा जादुई पैसा लें जो आज सिर्फ 1 रुपया है लेकिन अगले 31 दिनों तक हर रोज 2 गुना होगा। अच्छा, ज्यादातर लोग तुरंत 3 करोड़ चुनेंगे। मैं भी शायद वही करता। 1 रुपए का क्या ही होगा, मतलब 10वें दिन भी वो सिर्फ 512 रुपए बनेगा। हाँ, और 20वें दिन जाकर वो शायद 5 लाख के पार होगा। लगता भी कि ये 3 करोड़ को टक्कर दे पाएगा। सही कहा। यही तो धोखा है। हमें तत्काल परिणाम देखने की आदत है, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो 31वें दिन वो 1 रुपया 107 करोड़ रुपए से ज्यादा बन चुका होगा। क्या बात कर रही हैं? 107 करोड़? हाँ, शुरुआती दिनों में प्रगति लगभग दिखाई नहीं देती, और यही वो समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू लंबे समय में दिखता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि सब कुछ हमारे विकल्पों पर निर्भर है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? जीवन में बाहरी कारक भी तो होते हैं, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियां। क्या स्रोत इस बात पर ध्यान देता है कि हर किसी के पास समान विकल्प नहीं होते? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हार्डी ये नहीं कहते कि हालात मायने नहीं रखते, लेकिन उनका तर्क है कि हम अपने हालात पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, वो विकल्प हमेशा हमारा होता है। अच्छा, 2 लोग एक ही ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं। एक व्यक्ति गुस्सा और शिकायत करेगा जिससे उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति उस समय का इस्तेमाल कोई ऑडियो बुक सुनने या कुछ नया सीखने में कर सकता है। हालात एक जैसे थे पर चुनाव अलग थे। मतलब हमारा जीवन असल में हमारे हजारों छोटे छोटे चुनावों का कुल जोड़ है। जैसे रोज एक डोनट खाने से आप एक दिन में अस्वस्थ नहीं हो जाते, नहीं होते, और ना ही एक दिन सलाद खाने से फिट हो जाते हैं। लेकिन इन विकल्पों को लगातार दोहराने से एक विशाल अंतर पैदा होता है। बिल्कुल। और जब ये चुनाव बार बार दोहराए जाते हैं तो वे आदतें बन जाती हैं, वो काम जो हम बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पर करते हैं। हाँ, आदतें 2 धारी तलवार हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं और बुरी आदतें हमें धीरे धीरे नीचे खींचती हैं बिना हमें पता चले। तो फिर बुरी आदतों से कैसे निपटा जाए? क्या बस उन्हें छोड़ देना काफी है? मतलब बस रोक देना? सिर्फ रोकने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। दिमाग को एक खालीपन पसंद नहीं है। अच्छा, बेहतर तरीका है उसे किसी अच्छी आदत से बदलना। जैसे अगर शाम को स्नैक्स खाने की आदत है तो उसे रोकने के बजाय उस समय 15 मिनट की वॉक पर जाने की आदत डालें। आपने पुरानी आदत को एक नई सकारात्मक आदत से बदल दिया। ठीक है। तो हमने छोटे छोटे अच्छे विकल्प चुनना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैंने रोज 15 मिनट पढ़ने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल होते हैं, कोई नतीजा नहीं दिखता। हाँ, बिल्कुल। और छोड़ देने का मन करता है। यहाँ पर मोमेंटम यानी रफ्तार का आइडिया आता है ना? हाँ, और इसकी तुलना एक बहुत बड़े पहिए या एक खड़ी कार को धकेलने से की गई है। उसे पहली बार हिलाने में जबरदस्त ताकत लगती है। आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक बार जब वो इंच भर भी हिल जाता है तो अगला धक्का थोड़ा आसान हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है।
ये मुझे मेरी उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन की याद दिलाता है जब मैंने हर दिन गिटार बजाने का फैसला किया था। पहले हफ्ते उंगलियों में दर्द और निराशा के अलावा कुछ नहीं था। मैं लगभग छोड़ने वाला था। सबके साथ होता है। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक धुन सही से बजा ली, बस वही एक छोटी सी जीत काफी थी मुझे अगले दिन फिर से गिटार उठाने के लिए। शायद वही मेरा मोमेंटम था। बिल्कुल वही मोमेंटम था। सफलता थोड़ी और सफलता को जन्म देती है। एक बार जब आप रफ्तार पकड़ लेते हैं तो निरंतरता बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। तो एक बार रफ्तार बन गई तो सब आसान हो जाता है। पर क्या ऐसा नहीं होता कि हम एक रूटीन में सहज हो जाते हैं और प्रगति रुक जाती है? हम रोज 20 मिनट टहलते हैं लेकिन बस उतना ही करते रहते हैं। यही वो जाल है जिसके बारे में स्रोत चेतावनी देता है। गति आपको चलाते रहने के लिए है, एक जगह पर खड़े रहने के लिए नहीं। यहीं पर एक्सेलरेशन का विचार आता है। लेखक इसे पठारों को तोड़ना कहते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में सहज हो जाएं, तो जानबूझकर कुछ नया या थोड़ा और मुश्किल जोड़ना होगा। जैसे शायद 20 मिनट की वॉक को 25 मिनट करना या उसमें थोड़ी जॉगिंग जोड़ना। ये छोटा सा अतिरिक्त प्रयास आपकी प्रगति को फिर से तेज कर देता है। और इन सब के दिल में है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। ये एक दिन में 10 घंटे जिम करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि हर दिन 30 मिनट करने के बारे में है। चाहे मन हो या ना हो, चाहे बारिश हो रही हो या धूप। स्रोत में पानी की बूंदों का एक पत्थर पर लगातार टपकने का उदाहरण है। बाढ़ का पानी शायद पत्थर को हिला भी ना पाए, लेकिन एक ही जगह पर सालों तक टपकती बूंदें उस कठोर पत्थर में भी छेद कर देती हैं। निरंतरता की यही ताकत है। ये आत्म अनुशासन भी बनाती है। ईमानदारी से कहूं तो अनुशासन शब्द सुनते ही मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, एकदम सख्त और बिना मजे के। हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। क्या स्रोत इसे किसी अलग, शायद ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखता है? हाँ बिल्कुल। हार्डी के अनुसार अनुशासन कोई सजा नहीं है। ये इस बात की समझ है कि आप अभी की खुशी और अपने सबसे बड़े लक्ष्य में से क्या चुनते हैं। अच्छा। ये आसान के बजाय सही को चुनना है और जरूरी के बजाय महत्वपूर्ण को चुनना है। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेकिन क्या हमारा चुनाव सिर्फ हम पर निर्भर करता है? मैं सोच रहा था, अगर मैं रोज सलाद खाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे सारे दोस्त हर रात पिज्जा पार्टी कर रहे हों, तो मेरा अनुशासन कब तक टिकेगा? क्या हमारे आसपास के लोग इसमें कोई भूमिका नहीं निभाते? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके प्रभाव यानी इन्फ्लुएंसेस। ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास का खेल नहीं है। हार्डी इसकी तुलना एक बगीचे से करते हैं। अगर आप अपने बीज को उपजाऊ मिट्टी में जहां धूप और पानी हो, मतलब सकारात्मक आगे बढ़ने वाले लोग, वहां बोते हैं, तो आप फलेंगे फूलेंगे। सही बात है। लेकिन अगर आप खुद को चट्टानों और जंगली घास के बीच पाते हैं, यानी नकारात्मक शिकायत करने वाले लोग, तो विकास लगभग असंभव है। ये तो समझ आता है। वो कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पर यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। स्रोत कहता है कि हम सिर्फ अपने दोस्तों का औसत नहीं है, तो बल्कि हम उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले मीडिया का भी औसत है। जो खबरें आप पढ़ते हैं, जो शो आप देखते हैं, जिन सोशल मीडिया पेजों को आप फॉलो करते हैं, ये सब आपके दिमाग में जानकारी डाल रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर आपका ग्रुप लगातार सनसनीखेज खबरें और शिकायतें शेयर करता है, तो आपका दिमाग भी उसी पैटर्न में सोचने लगता है, भले ही आप व्यक्तिगत रूप से कितने भी सकारात्मक क्यों न हो। ये एक अदृश्य प्रभाव है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। तो इसका मतलब है कि हमें अपने इन्फॉर्मेशन डाइट पर भी ध्यान देना होगा। और इसमें अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी एक बड़ी भूमिका निभाती होगी, है ना? एक ऐसा दोस्त या कोच होना जो ये पक्का करे कि आप अपने रास्ते पर हैं। हाँ, जवाबदेही इरादे और कार्रवाई के बीच की खाई को पाटती है। जब आपको पता होता है कि कोई आपसे पूछेगा कि आपने अपना काम किया या नहीं, तो बहाने बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये एक वर्कआउट बडी की तरह है जो आपको सुबह 6 बजे मैसेज करता है, जिम चलें। उस दिन आपका आलस पर जीतना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया को संभाल लिया। अब अपनी आंतरिक दुनिया की बात करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में स्रोत में क्या खास बताया गया? सबसे जरूरी बात, आपके लक्ष्य एकदम साफ, स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। मैं वजन कम करना चाहता हूँ, एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। अच्छा। मैं अगले 90 दिनों में हर हफ्ते 3 बार जिम जाकर 5 किलो वजन कम करूंगी, ये एक लक्ष्य है।
इसे लिखें और ऐसी जगह पर लगाएं जहां ये आपको रोज दिखे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका क्यों। आपका क्यों मतलब आप वो लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा ऊर्जा से खेलना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं ताकि आप दुनिया घूम सकें? आपका क्यों आपकी प्रेरणा का स्रोत है। जब उत्साह कम हो जाएगा और अनुशासन डगमगाएगा, तब आपका क्यों ही आपको आगे बढ़ाएगा। और अपनी प्रगति को ट्रैक करना। स्रोत में एक लाइन है कि जिसे आप मापते नहीं उसे आप सुधार नहीं सकते। बिल्कुल। और ये सिर्फ लिखने से कहीं ज्यादा है। ट्रैकिंग आपको क्रूर सच्चाई दिखाती है। हमें लगता है कि हम स्वस्थ खाते हैं, लेकिन जब आप हर कॉफी, हर बिस्किट लिखते हैं, तो तस्वीर बदल जाती है। सही बात है। हार्डी एक मजेदार उदाहरण देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने टीवी देखने के समय को ट्रैक करना शुरू किया और ये जानकर हैरान रह गया कि वो हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा बर्बाद कर रहा था। उसे पता ही नहीं था। बाप रे। उस जागरूकता ने उसे बदलने पर मजबूर किया। ट्रैकिंग आपके अवचेतन व्यवहार पर एक स्पॉटलाइट डालने जैसा है। इस किताब में एक और दिलचस्प आइडिया है रिपल इफेक्ट। जैसे शांत पानी में फेंका गया कंकड़ लहरें पैदा करता है जो बाहर की ओर फैलती जाती हैं। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे फैसले भी सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपने रोज सुबह 30 मिनट व्यायाम करने का फैसला किया। पहली लहर, आपकी ऊर्जा बढ़ गई। दूसरी लहर, बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण आप काम पर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरी लहर, बेहतर फोकस से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और आपको प्रमोशन मिल गया। चौथी लहर, प्रमोशन से मिले पैसों से आपने कर्ज चुका दिया, जिससे आपका तनाव कम हो गया। ये सब एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही है कि सफलता कोई बड़ा रहस्यमयी काम करने से नहीं मिलती। नहीं, ये समय के साथ लगातार किए गए छोटे समझदारी भरे विकल्पों का नतीजा है। ये धैर्य, अनुशासन और निरंतरता का खेल है। हाँ, पर यहाँ एक आखिरी थोड़ी असहज करने वाली बात है। स्रोत भाग्य के प्रभाव पर भी बात करता है। अच्छा, भाग्य। ये बताता है कि जिसे हम लक या भाग्य कहते हैं, वो अक्सर तैयारी, दृष्टिकोण और अवसर का मेल होता है। और ये तैयारी इन्हीं लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से होती है। आप अच्छी आदतें बनाकर खुद को भाग्यशाली होने के लिए तैयार करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम कर रहा है, चाहे हम इस पर ध्यान दें या ना दें। ये न्यूट्रल है। सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कंपाउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करूं। सही। असली सवाल ये है, ये मेरे पक्ष में काम कर रहा है या मेरे खिलाफ। आज का हर छोटा महत्वहीन लगने वाला विकल्प आपको किस दिशा में धकेल रहा है, ये सोचने वाली बात है।